प्रिय संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। और मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने लगभग 26 श्लोकों का 25 श्लोकों का वाचन कर लिए हैं और आज हम श्लोक नंबर 26 का वाचन करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्लास कैसी चलती है। चूँकि रिकॉर्डिंग वीडियो है, ऑनलाइन मतलब सेट नहीं हो पाता है और हमारे यहाँ व्यवस्था भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वीडियो मैं डालता हूँ। रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप लोग देखते हैं और बहुत भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम भैया चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो रुपया पैसा तो लगेगा नहीं, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे तो कुछ जाता नहीं है। थोड़ा हमारा यह होता है कि मोटिवेशन होता है, थोड़ा आदमी और अच्छे ढंग से लग जाए कि लोग मुझको भी जानते हैं, पहचानते हैं। मैं एक छोटे से गांव से और एक छोटी सी जगह से बोलता हूं, तो बस यही दिली इच्छा होती है कि मतलब हमको भी लोग जाने। अब कुछ कमी है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अच्छा हो तो उसको भी आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं आज की क्लास में श्लोक नंबर 26 पे। अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि यक्ष मेघ को मित्र मान चुका है और मित्र के साथ साथ बड़ा भाई स्वयं बन गया है और मेघ को छोटा भाई बना लिया है। मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई है कि अब वह मेघ को जहाँ आनंद के पल हो, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि वह कामुक यक्ष है। कवि जी बताए हैं कि वह कामुक यक्ष है और कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, अर्थात जो कामुक लोग होते हैं वह स्वभाव से ही दीनहीन होते हैं। तो वह कामुक यक्ष है और अपनी कामुकता वश देख देख कर कहाँ आनंद का विषय है, उन आनंद वाले स्थानों पर अपने मित्र, अपने स्नेही, अपने छोटे भाई अर्थात मेघ को रोकता है। अब देखिए यहाँ पे विदिशा नगरी तक पहुँचा दिया और विदिशा नगरी में जो था अच्छा वो बतलाया कि जब तुम विदिशा में जाओगे तो वहाँ पे तुम कामुकता को प्राप्त कर जाओगे, वित्रवती नदी से मिलन होगा और नायक और नायिकाओं के जैसे महाकवि कालिदास जी ने इसमें वर्णन किया, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब यह इसी विदिशा में ही निश्चय नाम का एक पर्वत है और निश्चय नाम का जो पर्वत है उस पर्वत पे अब विश्राम करने के लिए यक्ष मेघ को कहता है कि आप वहाँ पे ठहर जाइएगा। और काहे ठहर जाइएगा, क्या वहाँ आनंद का विषय उसको मिलेगा, वही इस श्लोक में बता रहा है। मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता जो मंद मंद रूप से आक्रांत होने वाली छंद है, उसी में यह पूरा पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, संपूर्ण खंड का निबद्ध है। तो आइए वाचन करते हैं और देखते हैं कि यक्ष मेघ को काहे यहाँ पे विश्राम करने के लिए बोल रहा है। इस श्लोक नंबर 26। निचैराख्यम गिरिमधिवसे, निचैराख्यम गिरिमधिवसे, तत्र विश्राम हेतो त्वत्सम्पर्का पुलकितमिव, त्वत्सम्पर्का पुलकितमिव, पौळपुष्पैकदम्बै, यप्रणिस्थिरतिपरिमलो दारिभिर्भिन्नगराणाम्, मुद्मानि प्रथयति शिला वेश्मभियोर्वनानि। तो कह रहा कि यह पण स्त्री रति पर उद्गार भी नागाराणाम जो मोह है वहां पे चला जाएगा। तो नागाराम उद्मानि प्रथयति शिला वेश्मभियोर्वनानि। अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, तत्र मने वहां, तत्र मने वहां, तो कह रहा है कि वहां, और तत्र से किसका बोध हो रहा है, तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा विदिशा, और विदिशा राजधानी है और विदिशा राजधानी किसकी है, तो दसाड़ प्रदेश की, दसाड़ देश की राजधानी। मेघ के मार्ग में प्रथम प्रदेश पड़ने वाला जो था वह मालवा प्रदेश या दसाड़ प्रदेश जो मध्य प्रदेश में स्थित है। पिछले श्लोकों में हम लोगों ने चर्चा किया, उसी मालवा या दसाड़ प्रदेश की राजधानी विदिशा की बात कर रहा है और पिछले श्लोक में विदिशा के बारे में बतलाया। अब कह रहा है कि तत्र, उसी विदिशा में,
वही विदिशा में विश्राम हेतु, यानी हेतु है जो कारण बतलाता है, तो कह रहे हैं विश्राम हेतु अर्थात विश्राम करने के लिए। कहाँ? तो विदिशा में, और विदिशा में विश्राम करने के लिए अब जगह बताएगा। तो कैसे जगह को बता रहा है? तो कह रहे तत्र विश्राम हेतु, उसी विदिशा नगरी में विश्राम करने के लिए पौड़ पुष्प ही कदम्बई, पौड़ पुष्प ही कदम्बई। पौड़ माने होता है वयस्क, जैसे होता है बाल्यावस्था होती है, युवा अवस्था होती है, वयस्क अवस्था होती है, उसी तरह यह कह रहा है कि पौड़ पुष्प ही कदम्बे। पौड़ पुष्प अर्थात वयस्क, जो संपूर्ण रूप से जो पुष्प खिले हैं, और वह पुष्प किसके हैं? तो कह रहा है कदम्बे, कदम्ब के पुष्प। पीछे कदम्ब के पुष्पों का बहुत व्याख्या किया गया है कि जो अर्ध खिले हुए हैं, केसर के भांति हैं, हरे और पीले रंग के होते हैं, उसी पुष्प के बारे में कह रहा है कि पौड़ पुष्पे, जो संपूर्ण रूप से विकसित होंगे, जो संपूर्ण रूप से खिले हुए कदम्ब के पुष्पों से युक्त, कह रहा है कि त्वसंपर्कात्, जब तुम्हारे संपर्क में, अर्थात उस स्थान पे जब मेघ रुकेगा तो मेघ बारिश करेगा। ये 8 महीना से तपते हुए उस शिला जो है, जो तप रही शिला है, जो चट्टाने हैं उस पर्वत की चट्टानों पर जब मेघ बरसेगा तो वहां पे आर्द्रता हो जाएगी, वहां पे गर्मी कम हो जाएगी, और जब बारिश का मौसम होगा, जब मेघ रुकेगा, तो वहां पर्वतों पर खिलने वाले जो कदम्ब के पुष्प हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, पूर्ण रूप से खिल जाएंगे। तो उसी लेकर पौड़ पुष्पे कदम्बई, अर्थात वह कदम्ब के खिले हुए, पूर्ण रूप से खिले हुए पुष्पों के तो संपर्का, तुम्हारे संपर्क से पुलकित इव, रोमांचित हुआ सा, वह रोमांचित हो उठेगा। जब तुम जाओगे, वहां विश्राम करोगे, रुकोगे, विदिशा की नगरी में बता रहा है, तो वहां पे कदम्ब के पुष्पों से वहां क्या हो जाएगा? वह पर्वत जो है वह विकसित पुष्पों से रोमांचित हो उठेगा। और काहे रोमांचित होगा? तो कह रहे त्वत्संपर्क, जब तुम्हारा संपर्क हो जाएगा, जब तुमसे वह संपर्क में आएगा तो वह कैसा हो जाएगा? कदम्ब के पुष्पों से क्या हो जाएगा? संपर्क में आने से रोमांचित हुए, पुलकित इव। और यहाँ पे देखिए इव है, तो इस पूरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तत्र माने उस विदिशा में विश्राम है, तो विश्राम के लिए, रुकने के लिए कह रहा है कि विश्राम के कारण पौड़ पुष्पे कदम्बे, अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए कदम्ब के पुष्पों से तो संपर्क, तुम्हारे संपर्क में आने से पुलकित हुए। पुलकित माने रोमांचित हुए, और जब रोमांचित हुआ है तो कौन हुआ है? तो ऊपर कह रहे हैं कि नीचे आख्यम गिरिमा अधिवासे, तो आख्यम में गिरि में भी द्वितीय है, और ऊपर अधिवसे यानी अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु में उपांग वध्यांश में द्वितीय विभक्ति होती है। तो उसी में कह रहे हैं कि गिरिम, आख्यम में द्वितीय, इसमें गिरिम में द्वितीय, अधिवसे के कारण अधि उपसर्ग वश धातु है। तो कह रहा है कि नीचे आख्यम, नीचे माने नीचे, और आख्यम माने नाम होता है। तो नीचे आख्यम, नीच नामक, गिरिम माने पर्वत पर, अधिवस्य माने ठहरा, वहां पे तुम निवास करना। इतना अच्छा यक्ष बता रहा है मेघ से कि जब तुम जाओगे, तुम्हारे जाने अर्थात तुम थक गए होगे, और जब तुम विश्राम करोगे वह वहां पे रुकेगा। जब रुकेगा मेघ तो जल बरसेगा, उसके जल बरसने से वहां के जो कदम्ब के पुष्प हैं वह पूर्ण रूप से खिल जाएंगे, और उस खिले हुए पुष्पों से रोमांचित हुआ वह नीचे गिरि पर्वत जो है वहां पे गुरु तुम निवास करना। नीचे गिरि पर्वत पे तुम निवास करना, या तुम अधिवसे माने होता है ठहरना, तुम वहां पे ठहर जाना आराम करने के लिए। कहेंगे कारण बता रहा है विश्राम है, तो विश्राम करने के लिए गुरु तुम वहां पे ठहर जाना। और 2 लाइनों में यह बताया, और तीसरी चौथी लाइन में अब नीचे गिरि पर्वत कैसा है उसके बारे में बतलाएगा कि नीचे गिरि पर्वत पे काहे रोक रहा है। और हमने पहले ही कहा कि कामातुर है, कामातुर यक्ष है, यह हमेशा अपने ही नजर से देखेगा, और कवि जी सबको सजीव बना बना कर लिखे। यहाँ पे कोई नहीं, यह कालिदास की लेखनी है। यहाँ पर्वत भी रोता है, मेघ भी रोता है, सब लोग यहाँ पे रोते हैं, सब लोग गाते हैं। सजीव वर्णन में कवि कालिदास जी ने इसका व्याख्या किया है। तो 2 लाइन में बस बताया कि तुम जब रुकोगे तो नीचे गिरि पर्वत जो है वो रोमांचित हो जाएगा,
तब वहां पे रुकना। किससे रोमांचित हो जाएगा? तो कदम्ब के पुष्पों से। और कदम्ब के पुष्प कैसे हैं? तो यह नहीं कि उसकी कलियां खिली हैं तो आधे अधूरे खिले हैं, पिछले श्लोक में देखा कि अर्धरूढ़ है, आधा खिले हुए, या पौर्ण पुष्प करा, संपूर्ण रूप से खिले हुए पुष्प। और किसके पुष्प हैं? तो कदम्ब के। संपूर्ण रूप से खिले हुए कदम्ब के पुष्पों से तो संपर्का, तुम्हारे संपर्क में आने से कह रहा है कि पुलकित सा यानी रोमांचित सा, नीचे आख्यम, नीचे नामक गिरी माने पर्वत पर अधिवसे माने ठहरना। अब हम तीसरी और चौथी लाइन को देखते हैं। तो तीसरी और चौथी में कह रहा है या प्रणय स्त्री राति परामालो गार्य भी भिन्ना गराणा मोदामानी प्रथयति शिला भीष्मभियो अनानी। तो अब यक्ष नीचे की लाइन में कह रहा है कि यह मतलब होता है कि जो। तो कह रहा है कि जो, यक्ष बता रहा है कि जो, आगे कह रहा है कि प्रण स्त्री, प्रण पन्य, प्रण स्त्री। प्रण स्त्री मतलब होता है पराई स्त्री या जिसको पैसे पर खरीदा जाए। कवियों ने अपना अलग अलग मत रखा है। तो प्रण स्त्री मतलब होता है कि यहाँ पे जो विदिशा नगरी है वहाँ पे जो वेश्याएं हैं उन वेश्याओं का स्वच्छंद विहार करती हैं। पुस्तक में यह जो मेघदूत पुस्तक है, लेखक जो है विजेंद्र कुमार शर्मा जी, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि यह भाव यहाँ पे इसलिए है कि प्रण स्त्री रति परमोल उद्गार भी, अर्थात कि भाव है कि विदिशा नगरी में जो वेश्याएं हैं वह स्वतंत्र रमण करती हैं। और कहाँ करती हैं? तो वही नीचे गिरी पर्वत की कंदलाओं में पहुंच करके नागरिकों के साथ रमण करती हैं। और वेश्याएं जो हैं वो अपने शरीर पर तरह तरह के जितना भी हो 1-2 किलो मेकअप पानी पोतती हैं। तो जब 1-2 किलो मेकअप पानी एगो लड़की मेकअप लगा कर रास्ते से निकल जाए तो 5 जाने के मौके दी। अब सोचा 1 किलो लगा के जो बैठी होंगी तो आज पूरा पर्वते सुगंधित हो गया। या मैं नहीं कह रहा हूँ, कालिदास जी लिखे हैं, कहे कि पर्ण स्त्री रति परमोल उद्गार भी, जो वहां पे पर्ण स्त्रियां हैं, जो वेश्याएं हैं, उनके रत कीड़ा से उत्पन्न जो आ रहा है सुगंध, और उस सुगंध की इतनी मात्रा है जिसमें कह रहे हैं का शिला वेश्याव्याम, यानी कि वहां की शिलाएं भी महक उठती हैं। वहां की शिलाएं भी महक उठी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कामातुर अच्छे, इसीलिए वो को बता रहा है कि नीचे गिरी पर तुम आराम करना, थोड़ा वहां का आनंद लेना। तो वही बात इसको बता रहे हैं, कह रहे हैं इस श्लोक में कि यह जो प्रण स्त्री रति परमोल उद्गार भी भिन्ना राणाम। और यहाँ पे बताया जाए तो कह रहे हैं कि यह माने जो प्रण स्त्री, जहाँ पे जो वेश्याएं हैं उन वेश्याओं के बारे में कवि जी बतला रहे हैं कि जो वेश्याएं हैं वह क्या करती हैं। तो कह रहे हैं कि जो वेश्याओं के रति कीड़ा, देखिए यहाँ पे लिखा है रति परमल उद्गार भी, रति कीड़ा से संबंधित, उद्गार भी माने फैलने वाली सुगंध, उद्गार भी मतलब फैलने वाली सुगंध। तो जो प्रण स्त्री यानी वेश्याओं के रति कीड़ा से उद्गार, परिमल उद्गार भी फैलने वाली सुगंधों को फैलाने वाले, और नीचे करें शिला वेश्याम, शिला वेश्याम भी फैलाने वाली। शिला वेश्याम माने गुफाएं होती हैं। तो उन गुफाओं को या शिला गृहों को, शिला गृह को होगा, इधर से भी चट्टान आएगी, इधर से चट्टान आएगी, जहां जहां चट्टाने गिर गई हैं बीच बीच में जो जगह होगा उसको शिला गुफा कह लीजिए, चाहे चट्टाने कह लीजिए। तो उसी को कह रहे हैं कि यह जो प्रणय स्त्री रति परमल उद्गार भी, अर्थात जो वेश्याओं है उनकी रति कीड़ा से उत्पन्न या फैले हुए सुगंध से शिला वेश्याम, अर्थात वह शिला गृह है जो उनकी गुफाएं हैं, उनमें क्या कर रहे हैं? तो नागाराणाम, नागाराणाम, या वहां चला जाएगा नागाराणाम, यानी कि नागरिकों की, जो वहां के नागरिक हैं। क्योंकि अब राजधानी की बात है तो राजधानी में नगर ज्यादा होंगे, तो नगर में रहने वाले नागरिक होते हैं, ग्राम में रहने वाले ग्रामीण होते हैं। तो कह रहे हैं कि नागरिकों की, उन नागरिकों के बताए, नागरिकों के प्रथयति माने प्रकट करना, यौवनानी माने यौवन को, उनके यौवन को, नागरिकों के यौवन की उत्कंठा को प्रकट करता है। जो नीचे गिरी पर्वत है, उस पर्वत की जो शिला गृह है, उस शिला से उत्पन्न होने वाले जो सुगंध है वहां के नागरिकों की क्या करता है? उत्कंठ यौवन को प्रथयति, अर्थात उसके यौवन को प्रकट करता है। अब आइए एक बार और देखते हैं इसको।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे आख्यम गिरिम अधिवसे तत्र विश्राम हेतु। तो तत्र माने वहां, वहां मतलब विदिशा नगरी में विश्राम हेतु। विश्राम हेतु में देखा जाए तो यह कारण बतलाने के लिए है कि विश्राम के कारण ठहराव ले रहा है। तो विश्राम के कारण कह रहे हैं कि पौण पुष्प ही कदम्बई, पौण पुष्पे कदम्बई अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए कदम के पुष्पों से। और पौण पुष्पों को देखें तो यहाँ पे शब्द जो होता है वह होता है प्रोहते, प्रोहते होता है, उससे यह बनता है पौण। और प्रोहते में देखा जाए तो प्र उपसर्ग होता है, वह धातु होती है, और वह धातु के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय किया जाता है तो शब्द बना है पौण। तो कह रहे हैं कि तत्र मने वहां विदिशा नगरी में विश्राम के लिए पौण पुष्पे कदम्बे अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए कदम्बों के वृक्षों, कदम्बों के पुष्पों से स्व त्वक संपर्कात, यह जो स्व है यहाँ पे विसर्ग हो जाता है। तो कहने कि त्व संपर्कात तुम्हारे संपर्क में आने से पुलकित म्यू यानी कि रोमांचित हुआ या रोमांचित सा, यू यहाँ पे है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो कह रहे कि त्व संपर्कात पुलकित इव तुम्हारे संपर्क में आने से निश्चय आख्यम, निश्चय आख्यम अर्थात निश्चय नाम का गिरिम माने पर्वत, गिरिम माने पर्वत, जो निश्चय नाम का पर्वत है उस पर्वत पे क्या करना, अधिवसे अर्थात तुम वहां पे ठहराव लेना, चाहे वहां पे तुम आराम करना। तो अब यहाँ पे हम देखें तो क्या निश्चय आख्यम, और आख्यम माने होता है नाम, और आख्यम में आ उपसर्ग है और इसमें क्ष धातु है, क्ष धातु है और अंग प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है क्या हमारा कौन सा, आख्यम। और गिरिम में द्वितीय है तो पर्वत के बारे में है। और अधिवसे, और अधिवसे को देखे तो हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे अधि उपसर्ग है और वस धातु है, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, और यहाँ पे विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है कि अधिवसे अर्थात तुमको चाहिए के अर्थ में, विधिलिंग जो होता है वह चाहिए के अर्थ में होता है। तो वह कह रहा है विधिलिंग लकार में कि अधिवसे मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहा है कि तत्र माने वहां विदिशा नगरी में विश्राम के लिए पौड़ पुष्पों से, पौड़ पुष्पे यानी कदम्ब के पूर्ण रूप से खिले हुए पुष्पों से त्वच संपर्क का तुम्हारे संपर्क में आने से पुलकित सा निश्चय नामक पर्वत पर ठहरना चाहिए, पर्वत पर ठहरना चाहिए। अपना निश्चय नाम का जो पर्वत है उस पर्वत पे तुमको ठहरना चाहिए। और उस पर्वत की देखें तो निश्चय आख्यम में कहा जाए तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, कौन सा, बहुब्रीहि समास है निश्चय आख्यम, निश्चय आख्यम में बहुब्रीहि समास है। और वह पूरे 2 लाइनों में ही बताया कि तुमको विश्राम करने के लिए निश्चय नामक पर्वत पे ठहरना चाहिए। और उस पर्वत के बारे में यह बतलाया कि जो पूर्ण रूप से खिले हुए कदम्ब के पुष्पों से रोमांचित हो उठा है, ऐसा वह पर्वत जो निश्चय नामक पर्वत है वहां तुमको ठहरना चाहिए। अब तीसरी और चौथी लाइन में देखें तो तीसरी और चौथी लाइन में देखें और विश्राम में देखा जाए तो यहाँ पे बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग पूर्वक इसमें श्रम धातु है, श्रम धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है तो बना है विश्राम। और तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि यह पण्य स्त्री राति परमालो उद्गार भी नागराणा। तो नागरा मानी यहाँ पे नगर होता है और नगर के साथ यहाँ पे अण प्रत्यय लगता है तो नागरिक में नागाराम हो जाएगा, या जो म है वहां पे लग जाता है और यहाँ पे बच जाता है उद्मानी। तो कह रहे हैं कि जो प्रण स्त्री रति परमल उद्गार भी, और उद्गार भी में देखें तो यहाँ पे उद उपसर्ग है और उद उपसर्ग के इसमें गृह धातु है और गृह धातु के साथ इसमें ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। थोड़ा सा ये गाजू माजू हो रहा है तो अब देखिएगा। उद्गार भी में कह रहे हैं कि उद उपसर्ग पूर्वक गृह धातु में ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है उद्गार भी। तो कह रहे हैं कि जो प्रण स्त्री अर्थात प्रण स्त्री किसको कहा जाता है, वेश्याओं को कहा जाता है, जो पर स्त्रियां होती हैं जो पैसे पर बिकती हैं, ऐसी स्त्रियों के रति की
कीड़ा यानी जो रति कीड़ा में परिमल उद्गार भी, जो सुगंध उत्पन्न होता है। रति कीड़ा में जो साज सज्जा लगा करके बेचारी बैठी होती है और वहाँ के नगर के लोग आते हैं, जो विदिशा के नगरवासी आते हैं उनके साथ, तब वो लोग पहले से ही अपना फोटो पानी चौचक करके बैठी होती हैं और इतना सेंट पेंट डेंट मारी होती है कि उनके रति कीड़ा से क्या होता है, शिला बेस्या अर्थात वहाँ की जो शिलाएं हैं वो अभी सुगंधित हो जाती हैं। इतना वहाँ फैलता है, सुगंध इतना फैलता है कि नीचे नामक पर्वत की जो शिलाएं हैं वो अभी सुगंधित हो जाती हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि नागाराम उद्मानी प्रथयति, और वहां के नागरिकों के उत्कंठित यौवन को, यहाँ पर उद्मानी यौनानी नागाराम नागरिकों के यौनों का उत्कंठित, जो वहां का उत्कंठित नागरिक हैं उन यौनों को प्रथयति माने प्रकट करता है। या नीचे नामक पर्वत जो है वहाँ के नागरिकों की उत्कंठा, जो यौवन मतलब जो जवान लोग होते हैं उन जवान लोगों के यौवन को वह प्रकट करता है। और जो वहाँ पर स्त्रियां हैं उनके रति खेल से यानी रति कीड़ा से वहाँ की शिलाएं जो होती हैं वह महकने लगती है चारों ओर, यानी कि संबंधित जो रति कीड़ा संबंधित जो सुगंध है वह फैलाने वाले होते हैं। और जितने भी शिला के गृह होते हैं, जो शिलागृह होते हैं, जो गुफाएं हैं, वह सब महकने लगती है। और यही क्या करते हैं, नागरिकों के यौवन की उत्कंठा को प्रकट करता है। और प्रथयति में हम देखें तो प्रथयति में यहाँ पे प्रथ, जो इसको मिटा दें, यहाँ पे लिखते हैं प्रथ, और प्रथ जो है यह धातु है, और प्रथ धातु के साथ ऋणी प्रत्यय करके यहाँ पे लट लकार लिख दिए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना है शब्द का प्रथयति। प्रथयति माने होता है प्रकट करना, प्रकट करना अर्थात जो ये सुगंध है और शिलाएं हैं जो महकती हैं वह यह प्रकट करती हैं क्या, नागरिकों के यौवन को। और यौवन को देखें तो यहाँ पे युवन होता है, युवन के साथ इसमें अड़ प्रत्यय किया जाता है तो शब्द बनता है यौनान, तो युवन के साथ अड़ प्रत्यय तो यौवन बना। तो यहाँ के नागरिकों के यौवन को उद्मानी, उद्मानी मतलब कि यह बड़े ही उत्कंठा के साथ प्रथयति प्रकट करता है। किसको, तो नागरिकों के यौवन को बड़ी उत्कंठा के साथ प्रकट करता है। प्रकट करता में प्रथ धातु के साथ ऋणी प्रत्यय है, लट लका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। शिला बेस में जो शिला की गुफाएं हैं या शिला की गुफाएं कहा जाए या शिला गृह कहा जाए, वह गुफाएं वह गृह क्या होती हैं, तो प्रण स्त्रियों यानी वेश्याओं के रतिकीड़ा में परिमल उद्गार भी अर्थात उनके उद्गार मतलब होता है उभरना या फैलना, चारों ओर जो सुगंध होता है उन सुगंधों से चारों ओर फैलने पर वहां की शिलाएं भी महकने लगती है। तो ऐसी जगह पर 26वें नंबर श्लोक में यक्ष मेघ को विश्राम करने के लिए कहता है कि तुम वहां पे तुम विश्राम करना। और यहाँ पे देखा जाए पुलकित में, तो पुलकित में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पुलक है और पुलक के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे ईतच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ईतच प्रत्यय है। पुलकित में पुलक के साथ ईतच प्रत्यय है। तो कह रहा है पहले दूसरी लाइन में बताया कि तुम वहां पे विश्राम करना, और विश्राम करने के बाद वहां पे जो पुष्प है उन पुष्पों से रोमांचित वह पर्वत हो जाएगा। जब गुरु बरसोगे तो कदम के पुष्प इतना खिल जाएंगे, इतना खिल जाएंगे कि वह पर्वत ही रोमांचित हो उठेगा। वहां पे तुमको विश्राम करना चाहिए। कहें कि विधिलिंग लकार में है तो विधिलिंग लकार में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपको आराम वहां पे यानी कि ठहरना चाहिए। और ठहरने के बाद बताया कि वहां की जो परस्त्रियां हैं, जो वेश्याएं हैं, उनके रति कीड़ा से सुगंध चारों फैलती है। कहाँ की गुफाओं में, तो नीचे ही नामक पर्वत की शिला गृहों में जब ये फैलती है सुगंध है, तो वह सुगंध क्या करती है, तो वहां के नागरिकों के यौनानी जो वहां के नागरिक हैं उन ये नागरिकों के उत्कंठित यौवन को प्रथयति प्रकट करती है कि यहाँ पे ऐसे नागरिक आते हैं और उसको यह प्रकट करती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे तब अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं होती है। आप इस चैनल पे जुड़ें, हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।